आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्ध इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्ध इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज की हमारी प्रैक्टिस सेट है वो तीसरी है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे PYQ हैं, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फलों की शर्करा किसे कहते हैं? तो फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। फलों की शर्करा किसे कहते हैं? तो फ्रक्टोज को कहते हैं। फ्रक्टोज को हम और किन नाम से जानते हैं? तो फ्रक्टोज को हम लिवोलेज के नाम से भी जानते हैं। फ्रक्टोज को लिवोलेज के नाम से भी जानते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कितने आते हैं? तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अगर हम डाइसेकेराइड की बात करें तो उनके अंतर्गत भी 3 आते हैं। कौन कौन से? सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अगर पॉली की बात करें तो पॉली के अंतर्गत कई आते हैं। स्टार्च हुआ, डेक्स्ट्रीन हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, सेलुलोज हुआ तथा पेक्टिन हुआ, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये पॉली के अंतर्गत आते हैं। तो अब ये फ्रक्टोज जो हो हमारा किसके अंतर्गत आता है? मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। मोनोसेकेराइड सबसे सरल शर्करा है। तो हमने फ्रक्टोज को देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत तथा मांसपेशियों में होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? यकृत तथा मांसपेशियों में होता है। यकृत तथा मांसपेशियों में होता है। अगर हमारे ब्लड में जो है इंसुलिन की उपस्थिति में अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो यह ग्लाइकोजन में बदल करके यकृत तथा मांसपेशियों में क्या होता है? यह एकत्रित हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च है। स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड का भाग है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, पेक्टिन हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी के सभी जो है पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन क्या है? तो ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। अगर हम अमीनो अम्ल की बात करें तो कितने होते हैं? 20 होते हैं। 10 आवश्यक हैं तथा 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। अगर हम आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन से? हम इनको एक बार देख लेते हैं। हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फिलावेलिन, वेलिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन तथा मिथियोनिन, ये हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल है। अगर हम अनावश्यक की बात करें तो वो भी 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रोलिन हुआ, एलानिन हुआ, एस्प्राजिन हुआ, सिस्टीन हुआ, टायरोसिन, स्पार्टेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन तथा ग्लाइसिन और सेरिन, ये कितने हैं? ये 10 हैं जो कि अनावश्यक होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसीय अम्ल कौन सा है? पहले तो हम वसीय अम्ल की बात करते हैं। तो वसीय अम्ल आवश्यक एसेंशियल फैटी एसिड कितने हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? ये जो आवश्यक वसीय अम्ल है ये 3 है। पहला लिनोलिक, लिनोलेनिक तथा ऑर्किडोनिक। ये जो इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसीय अम्ल कौन सा है? तो ऑर्किडोनिक है। कौन सा है? ऑर्किडोनिक। अब ये लिनोलिक और लिनोलेनिक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता है। जबकि अगर ऑर्किडोनिक की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो ये लिनोलिक है, त्वचा की सुंदरता के लिए कौन सा फैटी एसिड आवश्यक है? तो कौन सा फैटी एसिड आवश्यक है? तो लिनोलिक फैटी एसिड जो है वो त्वचा की सुंदरता के लिए आवश्यक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो आंवला हुआ, संतरा हुआ, मौसमी हुआ तथा अंकुरित अनाज, किसके अंतर्गत, ये किसके स्रोत हैं? विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी जो है ये आयरन के अवशोषण में भी सहायक होता है। विटामिन सी किसके अवशोषण को बढ़ाता है? तो ये आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी दाल के सेवन से होता है तो कौन सा रोग होता है? तो लैथेरिज्म नामक रोग होता है। खेसारी दाल के सेवन से लैथेरिज्म नामक रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन का 2 गुना हो जाते हैं?
ये जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अपने वजन का दोगुना कितने मंथ में होते हैं, तो 6 मंथ में वो अपने वजन का दोगुना हो जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि 3 गुना कब होते हैं, तो वो 1 साल में अपने वजन का 3 गुना हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है। अब ये राइबोफ्लेविन जो है, इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से होठ जो है, होठ फटने लगते हैं, होठों के किनारों में घाव हो जाता है, जीभ का कलर चेंज यानी कि बैगनी कलर का हो जाता है, उस पे दाने हो जाते हैं। ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। और इससे जो होता है चिरोसिस नामक रोग होता है, जो क्या होते हैं, होठ के किनारे फटने लगते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो विटामिन है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो विटामिन है। अगर हम विटामिन की खोज किसने की है, तो विटामिन की खोज किसने की है, फंक ने की है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में मिलावट की जाती है, तो सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है, आजीमोन के तेल की मिलावट की जाती है। आजीमोन के तेल की मिलावट की जाती है। अगर यही बीज की बात होती कि सरसों के बीज में किसकी मिलावट की जाती है, तो आजीमोन के बीज की मिलावट की जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में दूध के दांत होते हैं, तो बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, यानी कि 20 टीथ होते हैं बच्चों में। मानव जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, एक तो होता है मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। परमानेंट की बात करें तो 32 होते हैं। और अगर हम दांत के प्रकारों की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, केनाइन इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर, ये 4 जो है दांत के प्रकार हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था, तो 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में। अब अगर हम यही देखें, क्वेश्चन और बनता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे हैं। समाजशास्त्र के जनक कौन है, ऑगस्ट काम्टे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी बांधने में रेफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। रेफ गार्ड का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, ये आसानी से खुल जाती है तथा ये रोगी को चुभती नहीं है। ये आसानी से खुलती है तथा चुभती नहीं, आसानी से खुलती है और क्या होती है, ये चुभती नहीं है। चुभती नहीं है, इसलिए क्या होता है, हम रेफ गार्ड का प्रयोग करते हैं। अब अगर लिनो बुनाई की बात करें, लिनो बुनाई किस सिद्धांत पर होती है, तो लिनो बुनाई किस सिद्धांत पर होती है, ये डाउब सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर होती है, डाउब सिद्धांत पर। लिनो बुनाई को हम और किन नाम से जानते हैं, तो लिनो बुनाई को हम गाज बुनाई के नाम से भी जानते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से बनता है, तो लिनो बुनाई की आकृति कैसी होती है, तो गणित के अक्षर 8 के जैसी होती है। लिनो बुनाई की आकृति कैसी होती है, ये गणित के अंक 8 के जैसी होती है। ये ऐसी, इसकी आकृति कैसी होती है, 8 के जैसी होती है। और यहाँ से जो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, लिनो बुनाई किस बुनाई का उदाहरण है, तो लिनो बुनाई जो है फैंसी बुनाई की उदाहरण है। अगर हम बुनाई की बात करें तो बुनाई 2 प्रकार की होती है, पहली साधारण बुनाई, दूसरी फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई के अंतर्गत हम देखते हैं सादी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, सेटिंग, साटिन एंड ट्विल बुनाई, हनीकॉम, हग बैक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी बुनाई साधारण बुनाई के अंतर्गत आते हैं। अगर हम फैंसी की बात करें तो फैंसी के अंतर्गत पायल बुनाई, डॉबी बुनाई, डबल क्लॉथ, क्रेप, कॉर्डरॉय, जैकॉर्ड, लिनो बुनाई, ये सभी के सभी फैंसी बुनाई के अंतर्गत आते हैं। अब अगर देखें हम लिनो बुनाई का वस्त्र कैसा होता है, तो इसका प्रयोग जो है हम हल्के वस्त्र बनाने में करते हैं, जैसे बैंडेज हुआ, मच्छरदानी हुआ, जालीदार परिधान, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं, तो लिनो बुनाई के उदाहरण हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन के पश्चात वह परिवर्तित होता है किसमें, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो अपने सबसे सरलतम यूनिट किसमें टूटता है, तो अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अमीनो अम्ल में। अगर हम यही कार्बोज की बात करें तो कार्बोज अपने सबसे सरलतम इकाई किसमें टूटता है, तो ग्लूकोज में टूटता है। अगर वसा की बात करें तो वसा किसमें टूटता है,
तो बस अपनी सरलतम इकाई वसी अम्ल में टूट जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। अगर फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। एक क्वेश्चन यहाँ से और ये बनता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया किस रोग से संबंधित है? तो ये जो सिम्टम्स हैं ये किससे संबंधित है? ये डायबिटीज यानी कि मधुमेह से संबंधित है, मधुमेह से संबंधित है। अब ये पॉलीडिप्सिया में क्या होता है? तो पॉलीडिप्सिया में पॉलीडिप्सिया क्या है? अधिक बार बार प्यास का लगना, यानी कि अधिक प्यास का लगना। पॉलीफेजिया अधिक भूख का लगना। पॉलीयूरिया बार बार पेशाब का आना। ये सभी के सभी सिम्टम्स किसके हैं? तो मधुमेह के हैं। अब ये मधुमेह होता कैसे है? अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन की अनुपस्थिति में हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, तो क्या होता है? वो पेशाब के साथ बाहर हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। यही सिम्टम्स किसके हैं? तो ये मधुमेह के हैं। तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मधुमेह दिवस मनाया कब जाता है? तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन किसमें पाया जाता है? तो विटामिन ए में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? तो गाजर हुआ, आम हुआ, पपीता हुआ, कद्दू हुआ, ये सभी के सभी किसके स्रोत हैं? तो ये विटामिन ए के स्रोत हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की है? तो विलियम हेनरी पार्किन ने। विलियम हेनरी पार्किन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे रेशे को कहते हैं, तो लंबे रेशे को हम क्या कहते हैं? तो फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? मोनोफिलामेंट तथा मल्टीफिलामेंट। अगर हम फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट जो है कृत्रिम जगत के जितने भी रेशे हैं सभी के सभी फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा सिल्क ऐसा है जो फिलामेंट के अंतर्गत आता है। और स्टेपल क्या है? तो स्टेपल जो है प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे होते हैं सभी के सभी स्टेपल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें फिलामेंट जो है रेशम फिलामेंट के अंतर्गत आता है, तो फिलामेंट रेशम का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? तो रेशम का मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं। और अगर स्टेपल रेशो की बात करें तो स्टेपल रेशो का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? इंच और सेंटीमीटर में करते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया आज जो कुछ क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे, सभी के सभी PYQ थे, तो इनको हमने देख लिया आज। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।